नेहा। 7 विधानसभा सीटें और यहाँ बता दें आपको कि आज यहाँ देखा जा रहा है कि 6 राज्यों के विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हुए थे उनके रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। लेकिन इस बीच यहाँ बताया जा रहा है कि इस रेस में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। हर राज्य की विधानसभा सीट पे मोस्टली जगह कमल खिलता नजर आ रहा है। इसके पीछे का ऐसा क्या राज है कि यहाँ पर अगर जनता से ये पूछा जाता है कि आपको बदलाव चाहिए तो कहते हैं हाँ हमें बदलाव चाहिए, लेकिन जब उपचुनावों में कमल खिलता नजर आ रहा है तो सोचिएगा विधानसभा चुनावों में क्या हाल होगा। इसका मतलब तो ये साफ साफ मान लेना चाहिए कि गुजरात हिमाचल चुनाव में कमल खिल सकता है। हालांकि गुजरात तो 27 साल में गुजरात में बीजेपी राज कर रही है, हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार है। अगले साल 2023 की मैं अगर बात करूं तो राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार इस वक्त चल रही है। लेकिन जिस लिहाज से कमल ही कमल खिलता जा रहा है तो इस लिहाज से तो लगता है कि आने वाले साल में यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बात करूं मैं राजस्थान की तो वहां भी कमल खिल सकता है। आइए इस मुद्दे पर ही आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे सहयोगी ऋतिक मौजूद है। ऋतिक से हम पूछेंगे कि आखिरकार अभी तक उपचुनाव को लेकर क्या अपडेट उनको मिली है। देखिए, उपचुनाव 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, यहाँ पर कयास लगाया जा रहा था कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे होगी। लेकिन आप देखिए कि जो बीजेपी को कितनी सारी बढ़त, आपने जो ओपनिंग में बताई, कितनी सारी बढ़त पर उन्होंने वहाँ पर जीत हासिल की है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प हो जाता है कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर जीत जाते महाराष्ट्र में, जहाँ पर 2 गुटों की बात होती है, जहाँ पर राज ठाकरे जो है कि वो साथ में नज़र नहीं आया। और ये आप देखिए उद्धव ठाकरे यहाँ पर अंधेरी ईस्ट से उनकी जो टीम है वो जीत जाती है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आपने बार बार जिक्र किया कि एक तरफ जनता ये कहती है कि बीजेपी काम नहीं कर रही है, बीजेपी दोहराव नहीं करती है, बीजेपी राजनीति खेलती है, मोदी के चेहरे पर मोदी ब्रांड के तौर पर देखे जाते हैं, तो फिर जनता उनको बार बार क्यों पसंद करती है। कहीं ना कहीं मैं इस मुद्दे पर यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि जो केंद्र के मुद्दे होते हैं, जो नेशनल मुद्दे होते हैं, जनता उन्हीं को देखती है। उपचुनाव जमीनी स्तर के चुनाव माने जाते हैं, किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं होते, लेकिन जमीनी स्तर पर यहाँ पर काम किया जाता है। आप ये सोचिए कि अगर बीजेपी की बढ़त हुई है, बीजेपी ने हर जगह से यहाँ पर अगर सीट हासिल की है, तो फिर मोदी के चेहरे पर मोदी कार्ड यहाँ पर खेला गया। यहाँ पर एक तरफ प्रियंका गांधी अगर महिला कार्ड खेलती हैं फिर भी हार जाती है, लेकिन मोदी कार्ड आप ये देखिए उपचुनाव में क्या नतीजे रहे। पहले हम लोग ये देख रहे थे कि उपचुनाव में सपा आगे रहेगी, लेकिन सपा का सुपड़ा साफ हुआ। हम लोग सोच रहे थे बीएसपी रहेगी, बीएसपी का सुपड़ा साफ हुआ। आरएलडी वगैरह ये पार्टियां आगे आई हैं, नई नई पार्टी यहाँ पर आगे, नए नए नेता यहाँ पर भव्य जैसे बिश्नोई जैसे नेता ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो यहाँ पर एक बड़ा ये आपने देखा होगा, एक बड़ा नतीजा ये सामने निकल कर आया कि आपने राजस्थान का जिक्र किया, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, आपने तमाम विधानसभा 2024 में जो होने वाले उनका जिक्र किया। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी, क्योंकि बीजेपी का जो एक मास्टर स्ट्रोक है वो मोदी चेहरा। देखिए बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है वो है मोदी चेहरा, जो कि गुजरात में भी काम आ रहा है। गुजरात में 27 साल से बीजेपी अगर किसी चेहरे पर चुनाव लड़ रही है तो वो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा। देखिए मैं बात करूँ आपका जो 6 राज्यों की हम बात कर रहे हैं तो देखिए ऐसे 6 राज्यों में यहाँ मुंबई, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इसके साथ यहाँ पर तेलंगाना की बात हम कर रहे हैं, बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार में यहाँ गोपालगंज सीट की अगर बात करें तो देखिए गोपालगंज में यहाँ बीजेपी जीतती नजर आई है। हालांकि यहाँ देखिए आरजेडी के साथ पूरी टक्कर की लड़ाई थी, लेकिन बिहार के गोपालगंज सीट पर यहाँ पर बीजेपी ने अपनी जो है भारी बढ़त बढ़ाती नजर आई है। बात अगर हम उत्तर प्रदेश की यहाँ सीट की बात करें गोला गोकर्णनाथ, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रत्याशी जीतते नजर आए। ये वही सीट है, ये लखीमपुर खीरी की वही सीट है जिस लखीमपुर खीरी में कुछ महीने पहले किसानों को रौंदकर मार दिया गया था। लेकिन आप यहीं से सोच लीजिए क्या कि आज की तारीख में उसी लखीमपुरी सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी जीतते नजर आए। अब आप खुद सोचिए कि जहां जिस सीट पर, जिस विधानसभा सीट पर इतनी बड़ी घटना हुई। इस बात में एक बात और कहूंगा, नेहा आपने जिक्र किया गोला लोकार्पण की सीट की। गोला पर सीट पर जब विजय बीजेपी पाती है तो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि यहाँ पर आप ये देखिए डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया जनता ने। डबल इंजन की सरकार, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्र सरकार में जो बैठी है मोदी सरकार, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार बैठी है, तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भरोसा जताया है। तो यहाँ पर अब बार बार जनता यहाँ पर कहती है और विपक्ष यहाँ पर सवाल खड़े करता है कि तो बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ पर गढ़ नहीं था, लोकार्पण कभी
गढ़ नहीं रही है, गोला सीट कभी गढ़ नहीं रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती है। आपने यहाँ पर एक जिक्र किया कि यहाँ पर वही नेता होते हैं जो किसानों को रौंद देते हैं, फिर भी यहाँ पर जीत हासिल करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दर्शकों को हमारी जो जनता की कमियां यहाँ पर सामने नजर आती हैं, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि बदलाव चाहिए, बदलाव के लिए यहाँ पर राजनीति खेली जाती है, पत्रकार सवाल खड़े करते हैं, उसके बाद क्या होता है, आप किसानों के मुद्दों को देखते हुए किसानों की हत्या कर दी जाती है, उस पर सवाल खड़े नहीं करते हैं, उसके लिए राजनीति नहीं खेलते, उस पर आप बदला नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने एक घमंड यहाँ पर पेश किया है कि ये डबल इंजन की सरकार का भरोसा है। तो ये समझना होगा कि जनता जहाँ एक और ये बात करती है कि राजनीति खेलती है, बीजेपी में खेला होता है, तो जनता कहीं ना कहीं खुद उनकी हेल्प करती है, मदद करती है। देखिए बिल्कुल यहाँ जनता उनकी हेल्प करती है, तो लेकिन यहाँ पर मैं ऋतिक से ये पूछना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट चुनाव में मुझे लगता है कि 4 से 5 में तो यहाँ बीजेपी बढ़ती नजर आई है। क्या इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि यहाँ ईवीएम के साथ धांधली हुई है? देखिए ईवीएम के साथ धांधली की इसलिए हम सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सवाल हम खड़े करेंगे तो जनता इस पर क्या सोचेगी। ईवीएम पे सवाल खड़े करने से अच्छा है कि आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े। कई बार ये देखा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। कई बार ऐसा देखा जाता है कि विपक्ष सवाल खड़े करती है, जनता सवाल खड़े करती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और गड़बड़ी होने के बावजूद जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो वहाँ पर विपक्ष जीत जाता है तो फिर सवाल खड़े नहीं करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि क्रिकेट मैच में थर्ड एम्पायर होता है, आप वहाँ पर अगर आउट हो या नॉट आउट तो आप थर्ड एम्पायर से पूछ सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग में थर्ड एम्पायर ऐसी कोई जगह नहीं है। यहाँ पर जो मैंने बोल दिया, जो चुनाव आयुक्त ने बोल दिया, चुनाव आयोग के मैनेजर ने जो बोल दिया वो ही सर्वमान्य है। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग यहाँ पर खारिज करता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती है। चुनाव आयोग कई बार ये भी कह चुका है कि बैलेट पेपर से अगर हम चुनाव करवाएंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। और कई बार ये भी देखा गया है कि बैलेट पेपर जब चुनाव करवाए जाते हैं तो बैलेट पेपर की पेपर गायब कर दी जाती है, पेटियां गायब कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर ये साफ तौर पर सवाल उठता है ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ईवीएम की गड़बड़ी पर सवाल उठता है तो इसमें एक प्रक्रिया आप शामिल कर सकते हैं। जिस जगह चुनाव किए जाए, जिस जगह ईवीएम में चुनाव किए जाए, उस जगह ईवीएम के बोर्ड को खोला जाए, जनता के सामने खोला जाए। कहीं ना कहीं छुपे रूप में आप जो है काउंटिंग की जाती है, काउंटिंग जनता के सामने खोला जाए, उसी क्षेत्र में किया जाए यहाँ, तो शायद ये ईवीएम पे जो सवाल खड़े होते हैं वो सवाल खड़े नहीं होंगे। बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए तो बैलेट पेपर की पेटियों को बदल दिया जाता है, ईवीएम से चुनाव किया जाए तो ईवीएम मशीन के साथ धांधली कर दी जाती है। तो इसका मतलब चुनाव करे तो कौन सी मशीन से करे? क्या कोई ऐसी मशीन बना देनी चाहिए चुनाव आयोग को कि जिसमें भ्रष्टाचारी और धांधली का नाम ना हो? क्या चुनाव आयोग को यहाँ कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि जो ये ईवीएम की धांधली का बार बार जो नाम सामने आता है ये शब्द ही बंद हो जाए, या फिर यूँ कह लीजिए कि चुनाव ही होने बंद हो जाए? आपको क्या लगता है कि आखिरकार बीजेपी अगर इन इतनी सीटों पर अपनी जीत मनाती नजर आई है तो इसका मतलब क्या यहाँ पर धांधली के साथ बीजेपी जीतती नजर आई है? आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ जाते जाते एक सवाल और ऋतिक से हम लेना चाहेंगे कि आखिरकार देखिए गुजरात का चुनाव भी नज़दीक आ गया है और गुजरात में 27 साल से बीजेपी राज कर रही है। क्या उपचुनावों का जो रिजल्ट देखने को मिला इसका असर यहाँ गुजरात, हिमाचल चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है? अगर साफ तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो देखो उपचुनावों में आपने खुद ये जिक्र किया कि कम से कम 5-6 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी की बढ़त है और बीजेपी का जो अंक है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर देखा जा रहा है। अगर यहाँ पर धांधलेबाजी आपने कही है कि धांधलेबाजी अगर हुई है, ईवीएम में अगर गड़बड़ी हुई है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि बीजेपी जीती या नहीं। अगर बीजेपी यहाँ पर जीती, उनके पास एक मुद्दा हो गया। अभी देखिए अब गुजरात में रैलियाँ होने वाली हैं, लगातार रैलियाँ चल रही हैं, हिमाचल प्रदेश में रैलियाँ चल रही हैं। रैलियाँ होने के बावजूद अभी ये मुद्दा बनकर आएगा। नरेंद्र मोदी इसका जिक्र करेंगे, अमित शाह इसका जिक्र करेंगे कि देखिए उपचुनावों में हमें जिताया गया है, हमने अच्छे काम किए हैं, लोगों ने हमें पसंद किया है। मैं चाहता हूं गुजरात की जनता से मैं यही कहूंगा कि गुजरात की जनता मुझे फिर से दोहराए, हिमाचल की जनता मुझे फिर से दोहराए। तो कहीं ना कहीं उपचुनावों में जीत जाना यहाँ बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी घंटी का संकेत है कि आप जीतेंगे और आपके पास एक मुद्दा नया आ चुका है। तो यहाँ पर अगर साफ तौर पर कहा जाए ये धांधलेबाजी या पक्षपात है, जनता या चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है कि जनता ने उनको क्यों चुना। लेकिन एक मुद्दा तो साफ तौर पर आ गया और इसका रिजल्ट भी आपको गुजरात चुनाव में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जहां पर हम कांग्रेस की बढ़त की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की जीत की बात कर रहे हैं, यहां पर बीजेपी पार्टी जीत जाए, क्योंकि उपचुनावों का फर्क तो पड़ेगा यहां पर विधानसभा चुनावों में। देखिए उपचुनाव का फर्क तो पड़ना है, जाहिर सी बात है। उपचुनाव होते ही इसलिए है कि ये पता चल जाए कि आखिरकार जो विधानसभा चुनाव है उनमें किसकी सरकार आती है। जैसे कि आपने 11th और 12th के क्लास में भी आपने देखा होगा कि हमेशा प्री बोर्ड एग्जाम कराए जाते हैं जिससे कि ये पता चल जाए कि बच्चा
बोर्ड के एग्जाम को क्लियर कर पाएगा या नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ उपचुनावों में जिस तरीके से बीजेपी की बढ़त देखने को मिली है, उसको देखकर तो साफ लगता है कि आने वाले हर चुनाव में, हर राज्य के चुनाव में बीजेपी जीतती नजर आएगी। खैर, ये आने वाला समय बताएगा। 8 दिसंबर को पता चलेगा कि हिमाचल और गुजरात में आखिरकार क्या होगा क्या नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।